हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम सर। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो लगभग स्टूडेंट्स के बीच में ये कन्फ्यूजन का विषय रहता है। क्या अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था एक ही है? क्या इनका अर्थ अलग अलग है या बहुत से संदर्भ में हम इन दोनों शब्दों को एक ही मान के चलते हैं? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बेसिक डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि अर्थशास्त्र अलग है, अर्थव्यवस्था अलग है। आज हम इस वीडियो में इन्हीं दो शब्दावली को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये समझिएगा। जो मनुष्य है, जो मानव है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहता है। अब इस विभिन्न प्रकार की गतिविधियां में जैसे हम देखते हैं कि मानव की सामाजिक क्रियाएं भी होती हैं, मानव की सामाजिक क्रियाएं भी होती हैं। मानव की सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत रिश्तेदारी, नातेदारी, विवाह, चौक, अन्य समारोह और भी जितने भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समारोह हैं, उनमें यदि मानव या व्यक्ति भाग लेता है तो हम कह सकते हैं कि इस मानव की सामाजिक गतिविधियां अच्छी हैं और ये समाज में गतिविधियां पूरी तरीके से निभा रहा है। इस प्रकार हम दूसरा देखते हैं कि मानव की कुछ धार्मिक गतिविधियां भी होती हैं या मानव की कुछ धार्मिक क्रियाएं भी होती हैं। अब धार्मिक क्रियाओं का मतलब ये है कि मानव की ऐसी गतिविधियां जो धर्म से जुड़ी हैं, जो उसे धार्मिक बनाती हैं, जैसे पूजा पाठ करना, उपवास करना, नवरात्रि के दौरान रात जागरण करना और भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, मंदिर जाके जल चढ़ाना, घंटी बजाना, नंगे पैर मंदिर तक जाना, ये सारी चीज़ क्या कहलाती हैं? मानव की धार्मिक गतिविधियां जो उसके धर्म से जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में कुछ राजनीतिक क्रियाएं भी करता है। राजनीतिक क्रियाएं जैसे मान लीजिए इंसान वोट डालने जा रहा है, इंसान को चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा है, किसी राजनीतिक रैली का हिस्सा है, किसी राजनीतिक रैली में नारेबाजी कर रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां जो मानव के राजनीतिक जीवन से जुड़ी हैं वो राजनीतिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव की कुछ आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं। मानव की कुछ आर्थिक क्रियाएं भी होती हैं जिनका संबंध मुख्यतः धर्म से, अर्थ से होता है। अर्थ का मतलब पैसा, मतलब मानव समाज की या मानव की समस्त वो गतिविधियां, समस्त वो आर्थिक क्रियाएं जो पैसों से जुड़ी हैं वो क्या कहलाती हैं? मानव की आर्थिक गतिविधियां। तो आई होप कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट से हम अगर इन दो टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि मानव की आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं। ठीक है, तो मानव की आर्थिक गतिविधियां मतलब सिंपल सा ये है कि मानव की हर वो गतिविधि जो पैसे से जुड़ी हो वो उसकी आर्थिक गतिविधि होगी। जैसे अब हम इसका एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि मानव की आर्थिक गतिविधियां या मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं। जैसे मानव यदि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो उत्पादन उसकी आर्थिक गतिविधि हो गई। मानव यदि किसी चीज़ का व्यापार, बिजनेस कर रहा है तो व्यापार उसकी आर्थिक गतिविधि हो गई। मानव यदि किसी प्रोडक्शन को परमानेंट बेचने के लिए इंडस्ट्री डेवलप करता है, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन हाउस करता है, तो उसका उद्योग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट, परिवहन हो गया। इसी प्रकार से क्रय विक्रय, ये भी मानव की गतिविधि हो गई। इसी प्रकार से हम ले लें आयात निर्यात, जो मुख्यतः देशों के संदर्भ में होता है लेकिन मानव भी लघु रूप में इसको करता है। आयात निर्यात हो गया। इसके अलावा अगर हम देख लें तो बैंकिंग हो गया। इसके अलावा यदि हम देख लें तो कृषि हो गया। इसके अलावा हम देख लें तो वस्तु विनिमय हो गया। ये तमाम वो गतिविधियां मैं लिख रहा हूँ जो मानव की आर्थिक गतिविधियां हैं, वस्तु विनिमय। ठीक है, अब
मानव की ये सारी गतिविधियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं पैसों से जुड़ी हैं। लाभ या हानि ये एक अलग मुद्दा है कि इन गतिविधियों में मानव को लाभ होगा या हानि होगा, पर हाँ ये हम कह सकते हैं कि मानव जीवन की ये गतिविधियां जिनका संबंध केवल अर्थ से है, केवल पैसे से है। तो अब हम इन गतिविधियों के माध्यम से अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में है, अर्थशास्त्र एक अध्ययन के रूप में है, जबकि अर्थव्यवस्था किसी स्थान विशेष पे इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित रूप है। इसको समझिएगा, मानव की ये समस्त आर्थिक गतिविधियों का यदि हमको अध्ययन करना है तो हम किसका सहारा लेंगे? मानव की समस्त आर्थिक गतिविधियों का यदि हमको अध्ययन करना है तो हम सहारा लेंगे अर्थशास्त्र का, जो एक विषय के रूप में स्थापित है। पहली चीज, तो अगर हम अर्थशास्त्र को डिफाइन करें तो अर्थशास्त्र को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मानव की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, अध्ययन वर्ड पे जोर देना है, मानव की समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। जबकि किसी स्थान विशेष पर इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का, किसी स्थान विशेष पर इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का किसी स्थान विशेष पर व्यवस्थित रूप क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो एक थ्योरी है और जो अर्थव्यवस्था है वो एक प्रैक्टिकल है। हम अर्थशास्त्र में जिन नियमों को पढ़ते हैं उन्हीं नियमों को जब हम किसी स्थान विशेष पर अप्लाई करके देखते हैं, एक व्यवस्थित स्ट्रक्चर, एक व्यवस्थित रूप बनाते हैं, तो वो व्यवस्थित रूप उस स्थान विशेष का अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक बेसिक अंतर इसमें यही है। अर्थशास्त्र मतलब हो जाएगा आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। अर्थशास्त्र का मतलब हो गया आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन और अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित रूप। आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित रूप। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का। अब अर्थशास्त्र के बारे में और अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम और थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक कॉन्सेप्ट इतना आपको क्लियर रखना है कि अर्थशास्त्र जहां आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक क्रियाएं व्यवस्थित रूप में देखी जाती हैं। अब ये समझने का प्रयास करिएगा कि यदि हमने आपसे बोला अर्थशास्त्र तो आपके मन में कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होता है। यदि हमने आपसे बोला अर्थव्यवस्था तो आपके मन में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि कहाँ की अर्थव्यवस्था, मीन्स किस स्थान की अर्थव्यवस्था। तो इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि अर्थव्यवस्था अपने आप में अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था अपने आप में अधूरा शब्द है जब तक कि उसके आगे किसी स्थान विशेष का नाम ना जोड़ दिया जाए, जैसे भारत, अमेरिका, चीन, जापान आदि। तो यदि फिर आप स्थान के साथ अर्थव्यवस्था को किसी से कह के बोलते हैं तो हम बोलेंगे अमेरिकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, जापान अर्थव्यवस्था, फ्रेंच इकोनॉमी, फ्रांस की अर्थव्यवस्था। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए होंगे कि अर्थव्यवस्था अपने आप में अधूरा शब्द है जब तक उसके नाम के आगे किसी स्थान विशेष का नाम ना रख दिया जाए। ठीक है, और हमने पढ़ा भी यही है कि अर्थव्यवस्था जो है किसी स्थान विशेष पे आर्थिक गतिविधियों का व्यवस्थित रूप है और अर्थशास्त्र जो है वो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन होता है। चलिए इसको थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ाते हैं। यदि हम देखें अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी होती हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र की, तो यदि हम देखें कि अर्थशास्त्र की शाखाएं कितनी होती हैं तो मेनली अर्थशास्त्र की शाखाएं दो होती हैं, एक व्यष्टि और एक समष्टि। एक व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि का इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा माइक्रो
और समष्टि का इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा मैक्रो। अब ये क्या होते हैं इसको समझिए। सबसे पहले फाउंडर या जनक की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो जनक है वो है एडम स्मिथ, और यदि समष्टि की बात करें तो समष्टि का जो जनक है वो है जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्रमोट करने वाले व्यक्ति एडम स्मिथ हैं। हालांकि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के भी जनक के रूप में जाने जाते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं वो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं। ये होता क्या है इसको समझिए, ठीक है। व्यष्टि या माइक्रो का अर्थ होता है छोटा या लघु, और समष्टि का जो या मैक्रो का जो अर्थ होता है वो होता है बृहद या बड़ा। बस ये शब्द के अर्थ ही आपको इसका मीनिंग बता देंगे। जब हम पर्टिकुलर किसी एक छोटी इकाई का या एक किसी व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन करना चाहें, व्यक्तिगत फर्म का अध्ययन करना चाहें तो ये हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे मान लीजिए हमको रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूरा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना है तो वो क्या कहलाई जाएगी, व्यक्तिगत फर्म, ठीक है। इसमें एक व्यक्तिगत उपभोक्ता भी आएगा, ठीक है, एक व्यक्तिगत फर्म आ जाएगा, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता आ जाएगा। तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन यदि हमें एक छोटी यूनिट के रूप में, एक लघु रूप में करना है तो वो कहलाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। जस्ट इसके विपरीत हम समझें कि यदि हमको संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर अध्ययन करना है, जैसे राष्ट्रीय आय, ठीक है, जानते हैं आप सभी लोग कि राष्ट्रीय आय पर्टिकुलर किसी एक स्टेट की आय निकालने से नहीं आएगा, संपूर्ण राष्ट्रीय की आय को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, ये इस टाइप के टर्म्स हैं या इस टाइप की शब्दावली है ये कि इनका अध्ययन करने के लिए हमको संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को एक यूनिट मानकर उसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसको आप समझ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक गतिविधियों का बड़े लेवल पे अध्ययन, और व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब आर्थिक गतियों का एक लघु रूप में, एक छोटी इकाई के रूप में अध्ययन क्या कहलाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन कहला गए, एडम स्मिथ, और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, जॉन मेनार्ड कीन्स को। चलिए इसके आगे अब हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। चलिए यदि हम देखें कि आपने अभी देखा कि अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अधूरा शब्द है जब तक इसके नाम के आगे किसी स्थान का नाम ना जोड़ा जाए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के कई प्रकार हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग देश हैं तो अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं भी होंगी, ठीक है। तो यदि हम अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो अर्थव्यवस्था का जो वर्गीकरण किया जा सकता है वो बेसिकली 3 आधारों पे किया जा सकता है। एक नियंत्रण के आधार पे, एक नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी, एक विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी, एक विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी, और एक वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होगी। वैश्विक संबंध मतलब देशों के मध्य, 2 देशों के मध्य या 2 से अधिक देशों के मध्य आपसी संबंध कैसे है, तो वैश्विक संबंधों के आधार पे अर्थव्यवस्था कैसी होगी, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ जो वर्ड आ रहा है नियंत्रण, तो यहाँ जो नियंत्रण की बात हो रही है किस टाइप का नियंत्रण और किस पर नियंत्रण, तो यहाँ समझिएगा किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों, प्रोडक्ट के वितरण, प्रोडक्ट की कीमत, इसके अलावा क्या उत्पादन करना है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए, ठीक कैसे उत्पादन करना है, मतलब उसमें लेबर लगाना है कि मशीन लगाना है, इन सभी बातों का
जिस देश की अर्थव्यवस्था में पूंजीपति या इंडस्ट्रियल डिसीजन लें तो वो पूंजीवादी। इसका मतलब ये है कि एक ऐसे देश की अर्थव्यवस्था है जहां इन चीज़ों पर कंट्रोल किसका है, इंडस्ट्रियल का, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और यदि इन्हीं चीज़ों पर किसी देश में कंट्रोल सरकार का है तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, ये जो नियंत्रण वर्ड्स है, तो ये नियंत्रण किस पे नियंत्रण, इन चीज़ों पे नियंत्रण। यदि इन चीज़ों पे उद्योगपतियों का नियंत्रण है तो इसका साफ मतलब है कि वो पूंजीपति और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जैसे अमेरिका। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। नियंत्रण के आधार पे अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजी आदि अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन, वितरण, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है और किस कीमत पर उत्पादन करना है, इन सब का निर्धारण जहां उद्योगपति पूंजीपतियों द्वारा हो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और इन्हीं सब चीज़ों का निर्धारण यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार कर रही है तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था। और इन्हीं सब चीज़ों का निर्धारण यदि किसी देश में सरकार भी कर रही है और पूंजीपति भी कर रहे हैं तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब विकास के आधार पे अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती हैं। विकास के आधार पे भी अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती हैं। किस देश की अर्थव्यवस्था ने कितना डेवलपमेंट किया है, इस आधार पे पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार देखने को मिलते हैं। एक हो गया विकसित अर्थव्यवस्था जैसे यूएसए, एक हो गया विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे भारत, और एक हो गया अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, मतलब जहां अभी विकास प्रारंभ ही नहीं हुआ है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो किस देश ने कितना डेवलपमेंट कर लिया है, उस आधार पे पूरे विश्व में जो अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं वो कितने हैं, तीन हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब इसको देखते हैं वैश्विक संबंध। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि दो देशों के मध्य या विभिन्न देशों के मध्य आपसी संबंध कैसे है। यदि आपसी संबंध अच्छे होंगे तो उन देशों के मध्य परस्पर आयात निर्यात होता रहेगा, और यदि आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं तो उन देशों के मध्य आयात निर्यात ना के बराबर होगा। तो वैश्विक संबंधों के आधार पर यदि हम देखें तो अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है। एक खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, जहां आयात निर्यात प्रॉपर चालू रहे। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, जहां आयात निर्यात टोटली बंद रहे। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब जहां आयात निर्यात प्रॉपर बना रहे, चालू रहे, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात चालू है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ना आयात हो रहा है ना किसी वस्तु का निर्यात हो रहा है, उसको बोलेंगे बंद अर्थव्यवस्था। तो ये अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण थे, अर्थव्यवस्था का प्रकार था, जिसे हम तीन आधारों पर बांट सकते थे। एक नियंत्रण के आधार पर, एक विकास के आधार पर, और एक संबंधों के आधार पे। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें एक बेसिक समझ डेवलप होनी थी। तो आई होप कि मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों को ये टॉपिक बिल्कुल जीरो लगा होगा, पर आज की वीडियो का मेन उद्देश्य वो ऑडियंस थी जो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र से बिल्कुल अनजान थी। उनके मन में हमको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की एक बेसिक समझ डेवलप करनी थी, और मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों की एक बेसिक समझ डेवलप हुई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।